टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर आपको कई सारे टैक्स टिप्स बताने वाले हैं, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ से आपकी कमाई होती है, तो आपको पता है इसके टैक्स का हिसाब किताब कैसा होता है? बड़ा ही पेचीदा होता है, उसको सुलझाएंगे आज शो में। साथ ही साथ एक चीज़ और, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जितनी आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बन जाती है? होता है ऐसा, उसको मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी कहते हैं। क्या है ये मामला, ये भी आपको समझाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आप कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस सेट ऑफ करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा, चूँकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न का महीना चल रहा है, जिनकी सैलरी के अलावा बिजनेस से आमदनी होती है उनके लिए अंतिम तारीख अगस्त तक है। तो जो लोग खास तौर से इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अभी भी रिटर्न भरने का मौका है। लेकिन इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग या फिर कहीं के अधिकांश लोग जो होते हैं वो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं शेयर बाज़ार में। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो टैक्स का कैलकुलेशन बड़ा ही पेचीदा होता है। तो इसमें कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाए ताकि आप टैक्स की देनदारी का सही आकलन कर सके, आज गौरी समझें। गौरी, ये तो बड़ा ही मामला उलझा सा रहता है जब भी बातचीत होती है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें, टर्नओवर कैसे निकालें, बहुत सारी चीज़ें उठती थी। पहले मोटी मोटी बातें बताइए कि होता क्या है, अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए लक्ष्मण, जैसे आमतौर पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल गेन होता है, लॉस होता है, शेयर मार्केट में जो भी उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, आमतौर पे हमें लगता है कि वो हमारी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस से इनकम होगी। लेकिन एफएनओ और इंट्राडे के केस में ऐसा नहीं है। एफएनओ के केस में आपको जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस माना जाएगा, और इंट्राडे का आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस मानी जाएगी। तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिजनेस के हिसाब से होगा। अब इसमें जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं होता है। अगर हम एफएनओ की बात करें तो आपका जो टर्नओवर है वो एब्सोल्यूट अमाउंट लिया जाता है, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है उसके साइंस हटा के आपको टोटल करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रेड में आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो आप प्लस और माइनस यानी कि प्रॉफिट और लॉस का साइन हटा दीजिए और उसको टोटल कर दीजिए, तो जो 10,000 रुपये की वैल्यू बनी ये आपका टर्नओवर है। इसके अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ब्रोकरेज आपने इनकर की है, आपने कोई एसटीटी पे किया है, जो भी आपने चार्जेस पे किए हैं इस इनकम को अर्न करने के लिए या इस बिजनेस को रन करने के लिए, आप वो माइनस कर सकते हैं और बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को, एफएनओ को और इंट्राडे को अगर आप कैपिटल गेन में दिखाएंगे तो आपकी रिटर्न बिल्कुल गलत हो जाएगी। सपोज करिए आपने इसको कैपिटल गेन मान लिया, तो हो सकता है आप ITR 2 फाइल कर दें और आपको ITR 3 फाइल करनी है, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है और इसको बिजनेस के तरीके से आपको दिखाना है। एक चीज़ आपने जो बताई तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि इसका टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका जो बिल्कुल अलग है। मतलब जो आप शेयर एफएनओ में या एफएनओ का जो स्क्रिप्ट ले रहे हैं उसके टर्नओवर से इसका मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। फ्यूचर्स के केस में एब्सोल्यूट प्रॉफिट और ऑप्शंस के केस में ये लेने के बाद आपको प्रीमियम ऐड करना होता है। जो भी प्रीमियम आपने इनकर किया है वो भी ऐड करना होता है। अच्छा, प्लस माइनस हटा दिया जाए, लॉस प्रॉफिट को हटा दिया, जो भी पैसा दोनों को जोड़ दीजिए और प्रीमियम को ऐड कर दीजिए ऑप्शंस के केस। फ्यूचर्स के केस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना है। ऑप्शन प्रीमियम क्योंकि उसमें होता नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब हमने टर्नओवर निकाल लिया तो हम प्रॉफिट, उसमें मान लिया हमें प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ, कैसे निकालेंगे? जो प्रॉफिट गेन हुआ उसी के हिसाब से PLN के हिसाब से जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हुआ आपका वो ही निकल के आएगा, जिसके अंदर आप जब आप निकालेंगे एक्चुअल गेन तो आप सारे खर्चे जो हैं आपके, जो आपने ब्रोकरेज इनकर की है, एसटीटी पे किया है, या बहुत सारे चार्जेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, या फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल का बिल अपना आपका अलग आपने फ़ोन रखा हुआ है, या कोई भी ऐसा खर्चा जो आप डायरेक्टली उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आप वो सब बुक कर सकते हैं और बैलेंस में ही आपको टैक्स देना है अगर आपका प्रॉफिट बनता है। अगर लॉस बनता है तो ऑफकोर्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये तो उसके
के केस में ना जो इसको बिजनेस के तौर पर दिखा रहा है, अगर मान ले कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, वो चलते फिरते कभी एक आध एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो तो ये सारे खर्चे को नहीं दिखा सकता कि दिखा सकता है? दिखा सकता है, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई सैलरीड है और उसने एक भी ट्रांजैक्शन एफएनओ की है, वो एक ट्रांजैक्शन भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपने तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की है तो आप उसको कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एफएनओ का रूल ही ऐसा है, या कहें इंट्राडे का भी रूल ऐसा ही है कि एक भी ट्रांजैक्शन है आपको एफएनओ में उसको बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव और स्पेक्युलेटिव में दिखाना होगा और ITR 3 फाइल करनी होगी। और जो खर्चों की आपने बात की, ये ब्रोकरेज, STD, ये सब तो हर ट्रांजैक्शन में इनकर होते ही हैं। तो नहीं, बाकी खर्चे, इंटरनेट के खर्चे मान ली, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, और वो अननेसेसरी क्लेम भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई जेन्युइन खर्चा है डायरेक्टली रिलेटेबल टू योर एफएनओ इनकम, वो ही आपको क्लेम करना है। एक चीज और, इसमें प्रॉफिट लॉस, मान ले हमारे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारे टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, राइट? टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। तो कहिए कि अगर आप हाईएस्ट स्लैब रेट में आ रहे हैं, यानी कि 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप कैपिटल गेन इनकर करते, यानी कि नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करते, तो आपको लॉन्ग टर्म में 12.5 और शॉर्ट टर्म में 20% देना होता। तो अगर आप हायर इनकम स्लैब में आते हैं और एफएनओ में अच्छा प्रॉफिट होता है, तो आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ जाती है। एक चीज और, प्रॉफिट लॉस का ही मतलब, तो टर्नओवर से हमें क्या लेना देना होता है? टर्नओवर, देखिए, टर्नओवर से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अब इसमें दो तरीके होते हैं रिटर्न फाइल करने के। एक तो है आपका प्रिजम्पटिव इनकम, जिसमें आप अपना टर्नओवर दिखाते हैं, जिसकी लिमिट्स हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें आप अपना मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको टर्नओवर दिखाना होता है और प्रॉफिट दिखाना होता है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें तो सारी डिटेल्स जाती ही जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो अभी मेरे माइंड में आया लक्ष्मण, कि इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगर हमारा कोई लॉस होता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, और ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि जो एफएनओ का लॉस होता है, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, आप उसको किसी भी और इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी छोड़ के। सैलरी इनकम छोड़ के, गड़बड़ है, सैलरी से अदरवाइज ज्यादातर लोग तो सैलरी पे भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि इनकर लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें। और अगर आपका उस साल में लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता, आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल किसी और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको रिटर्न टाइम से भरनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप विद इन टाइम रिटर्न भरेंगे तभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। और इसकी लास्ट डेट, जैसे आपने कहा, 31 अगस्त है, तो आपके पास अभी काफी टाइम। एक चीज और, कि इसमें अगर लॉस होता है किसी को एफएनओ ट्रेडिंग में, तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको इस साल में रिपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंडली, अगर आपका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। तीसरा, कहें कि आपका टर्नओवर लो है, आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, तो भी आपको रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर लीगली नहीं भी बनती है, क्योंकि आपका जो AIS में रिपोर्टिंग है वो हुई होगी। और अगर टर्नओवर क्रॉस होता है एक थ्रेशोल्ड, डेफिनेटली भरनी है। प्रॉफिट होता है टैक्सेबल, वो भी भरनी है। लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी भरनी है। इन एनी केस आपको रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। तो अगर आप भी एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई बात भूल जा रहे हो, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और एक एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पे अगर गलती कर जाते हैं तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली चलते हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते गौरी मैम। मैं आई कैन से कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सेकंड टाइम ये क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट हुआ है, और अगेन गौरी मैम ही इसका आंसर करेंगी। जी बिल्कुल, गौरी मैम बैठी हुई हैं, आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आंसर करेंगे। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे ये देखना है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास 3 डेट्स हैं, जिसमें अलॉटमेंट डेट है मार्च 2011, पोजेशन डेट है दिसंबर 2025, जिसमें बिल्डर को सारी पेमेंट दे दी गई है, और क्योंकि पेमेंट देने के बाद ही पोजेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन डेट जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी हुआ ही नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा का एक प्रोजेक्ट है। तो इस केस में मुझे ये पूछना था, अगर मैं इसको अभी 2026 में सेल आउट करता हूँ, तो इस केस में अलॉटमेंट डेट कंसिडर क्या की जाएगी, मार्च 2011 या दिसंबर 2025, कंसिडरिंग कि एक केस था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था बैम्बू वैद्यनाथन का, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्लॉज 5 के अंडर,
जिसमें उन्होंने CBTD का रेफरेंस भी दिया था 471/1986। उसमें उन्होंने बताया था कि हम इस केस में जैसे अलॉटमेंट डेट को कंसिडर किया रहेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ एक राइट जो है बिल्डर पास ऑन कर रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बायर को। तो बिकॉज बायर ने ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट करी जिसको वो आगे चल के लेगा ही, और बिल्डर ने पास ऑन कर दिया है कि इसको ये देना ही है। तो मेरे केस में मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन केस अगर मैं इसको अभी 2026 में सेल आउट करता हूँ, कंसिडरिंग कि ये जॉइंट ओनरशिप है मेरी और मेरे वाइफ के बीच में, एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, तो इस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के कोई इनकम टैक्स कोई सॉर्ट ऑफ कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ ऑफर हो जाए? इसमें मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि आपने अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी परसेंटेज ऑफ पेमेंट बिल्डर को दे दी थी? मैम 10% बुकिंग अमाउंट दिया था। ठीक है, अराउंड 2,80,000 प्लस। ठीक है। देखिए, आप अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी करके आए हैं, क्योंकि आपको सारे पूरा केस और सब पता सब कुछ पता है, और अच्छी बातें करना चाहिए जब अपने केस की बात हो। और इस टॉपिक पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपको डेट ऑफ अलॉटमेंट लेनी है, डेट ऑफ पोजेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्री। और आपने जैसा कहा, बिल्कुल सही कहा कि डेट ऑफ अलॉटमेंट के बहुत सारी जजमेंट्स हैं इनफैक्ट जहाँ पे कोर्ट ने डेट ऑफ अलॉटमेंट को कंसिडर किया है, लेकिन हर केस अलग होता है। और हम भी कहते हैं कि कुछ केसेस में आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स आपके मैच करने चाहिए। यानी कि अगर आपने डेट ऑफ अलॉटमेंट ली तो उस टाइम पे क्या आपकी मेजर अमाउंट ऑफ पेमेंट्स हो चुकी थी डेट ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे, या वो डेट ऑफ पोजेशन के टाइम पे हुई है? अगर वो डेट ऑफ अलॉटमेंट में नहीं हुई है और डेट ऑफ पोजेशन के टाइम पे हुई है और आपका गैप बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट लेना आपके लिए गलत हो जाए। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ आ रहा है, आपको डेट ऑफ पोजेशन लेनी चाहिए। और अगर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल ओपिनियन, रिटन प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेना चाहिए, ताकि अगर बाद में कभी नोटिस आए तो वो जो रिटन ओपिनियन आपके पास होगा वो आपको कोर्ट में या आपके लिटिगेशन में हेल्प करेगा। ऑल्दो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस सारे चेक करने होंगे जिन जजमेंट्स पे डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर की गई थी। अगर आपका फैक्ट कहीं पे भी कोई अलग है तो हो सकता है आपको ये अलाउ ना करा जाए। आलोक जी, कोई कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मैंने जितना रिसर्च करा और जितना मैंने स्टडी करा उसके अकॉर्डिंग, जैसे वेम्बू वैद्यनाथन का मैंने एग्जांपल दिया था, इनमें वेम्बू वैद्यनाथन ने इनका लेटर ऑफ अलॉटमेंट 2004 दिसंबर में इशू हुआ था और इनकी रजिस्ट्री मई 2008 में हो गई थी, बट इन्होंने सेल उसी फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में ही कर दिया था। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो सिर्फ 4 इयर्स का गैप है। 4 इयर्स के गैप में ही इन्होंने इनकी रजिस्ट्री भी हो गई 2008 में, ऑल्दो अलॉटमेंट 2004 में हुआ था, लेकिन उसी सेम फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में इन्होंने सेल आउट कर दिया। तो मोर और लेस अगर मैं थोड़ा सा इंटर रिलेट करूं, क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट ने इसमें DDA का भी रेफरेंस दिया था, सर्कुलर नंबर 672। जिस फैसले की बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं 100% अग्री करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट, जो एक फैक्ट है उसको लेके हम बात नहीं कर सकते, हमें सारे फैक्ट्स देखने होंगे। उनकी पेमेंट कब कब किस हिसाब से हुई है, जैसे आपने कहा आपने सिर्फ 2 लाख या 5 लाख का अमाउंट आपने बताया जो आपने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था, वो नेग्लिजिबल अमाउंट है इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आपने मेजर अमाउंट तो पोजेशन के टाइम पे दिया है, और क्योंकि ये एक मैटर ऑफ लिटिगेशन है, आप ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप देखेंगे इसमें लॉ पे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, हल्का सा एक ग्रे एरिया इसमें है, तो इसमें चांसेस ऑफ लिटिगेशन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक अगर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर कर रहे हैं, आप एक रिटर्न प्रोफेशनल ओपिनियन लेके रखिए, क्योंकि अगर नोटिस आएगा तो वही आपका बेसिस बनेगा कि आपने किस बेसिस के ऊपर डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर की है। तो ये इनका सुझाव है। बाकी अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता तो एक किसी और टैक्स एक्सपर्ट से आप सवाल ये जानकारी ले लीजिए और इस पे आगे बढ़ी। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़े से लिटिगेशन के या क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, यही गौरी का कहना है, तो आप उस हिसाब से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। इस बीच एक सवाल नोएडा से आया है, कैलाश चंद्र बाहेती साहब का। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरे पास कुछ फॉरेन ईसॉप हैं, वो वेस्ट हो गए लेकिन एक्सरसाइज नहीं हुए अभी। अच्छा। मेरा ये क्वेश्चन है कि टैक्स तो अभी नहीं देना है, लेकिन क्या शेड्यूल ऐसे में इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है? क्योंकि असेट की डेफिनेशन जो है वो तो प्रॉपर्टी हेल्ड आता है,
लेकिन जो इसमें शेड्यूल एफए के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये आपके पास इसॉप है या आरएसयू है, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक एक्सचेंज यूनिट? ओके, ठीक है। तो देखिए, जो इसॉप होता है, इसॉप में क्योंकि आपके ये शेयर्स वेस्ट हो गए हैं और एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, तो आपको एफए शेड्यूल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट होने पे आपको अलॉटमेंट नहीं दी जाती है, यानी कि आपके डीमैट में या आपके उसमें आपको नहीं दिखेंगे। हाँ जी। लेकिन मैम वो ये कहते हैं कि राइट तो हो गया ना आपका, और इसमें लैंग्वेज इंटरेस्ट लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट हेल्ड। अगर आरएसयू होते तो आपको दिखाना होता, क्योंकि आरएसयू के केस में जैसे ही वेस्ट होते हैं वैसे ही आपको अलॉटमेंट कर दी जाती है, आपके डीमैट में वो दिखना शुरू कर देता है। इसॉप के केस में जब आपके शेयर्स वेस्ट होते हैं, उसमें कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई है, तब तक उसको दिखाने की एफए शेड्यूल में ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन वो आपके एक्सरसाइज हो जाएंगे उस दिन आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा और आपको उसके बाद उसको दिखाने की ज़रूरत होगी अपने एफए शेड्यूल में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसॉप और आरएसयू में, बस ये चेक कर लीजिएगा कि आपका इसॉप ही है ना, आरएसयू तो नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कैलाश जी कि अब कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया हो, ये चेक कर लीजिए, फिर इसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। इस बीच एक फ़ोन कॉल गुरुग्राम से आया, उसको ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। श्याम सुंदर सराफ साहब का। श्याम सुंदर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं, कहाँ उलझन है? सर, मेरी वाइफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक हाउस प्रॉपर्टी सेल की थी, तो उसमें उसको कैपिटल लॉस उसको इनकर हुआ मिला था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उन्होंने ITR 2 डिलेटेड फॉर्म फाइल किया था। सर, ये तो खैर पहले की घटना है, तो क्या ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड लॉस जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में मिला है, वो उसको अभी टैक्स ईयर 2027 में कैरी मतलब ले सकते हैं क्या ITR में? गौरी जी, मुझे एक तो ये नहीं समझ आया कि अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल की गई थी, बट आई थिंक आपका सवाल मैं समझ गई हूँ कि आपका जो लॉस आपने बुक किया था अपने ITR में, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मुझे इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि आपकी जो लॉस है वो कौन से साल में इनकर हुआ है। जिस साल की आपने बिलेटेड भरी है रिटर्न, अगर आपने जिस साल में बिलेटेड रिटर्न भरी है तो उस साल में आपका अगर लॉस था, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉस को एक कंडीशन होती है कि उस साल की रिटर्न आपको टाइम से फाइल करनी होती है विद इन ड्यू डेट। अगर आपने पुराने सालों की आपका जो लॉस था, जो जिसमें आपने रिटर्न अपनी टाइम से फाइल की थी, उस साल का अगर कोई लॉस है, वो आपका जब तक उसका साल कंप्लीट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 साल का टाइम होता है, तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बट अगर वो रिटर्न भी आपकी बिलेटेड गई थी तो फिर वो भी आपको इस साल में नहीं मिलेगा। तो ये है बिलेटेड वाले में नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये हम लोग कई बार लोगों को, दर्शकों को बताया भी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट मसले पर डिस्कशन करेंगे। वो ये कि अगर आपकी आमदनी कहीं कम है और टैक्स की देनदारी ज़्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 12 लाख से 1000 रुपये 10,000 रुपये भी अगर बढ़ जाता है आपकी आमदनी, तो टैक्स की देनदारी ठीक ठाक बढ़ जाती है, 6-6,5 हज़ार रुपये तक चली जाती है। तो अगर ऐसा केस है तो फिर इसको क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करें। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने, उससे पहले एक सवाल और, कि बहुत लोगों को ये रहता है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है, बात सही है, लेकिन जैसे 12 लाख से आमदनी बढ़ जाती है, मान लें किसी की आमदनी 12 लाख 1,000 हो जाए या 12 लाख 10,000 हो जाए, तो वैसे किस में क्या होता है, फिर पूरे पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लक्ष्मण, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 12 लाख तक तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन जैसे ही 12 लाख एक्सीड करेगी तो उस केस में आपका जो स्लैब है वो तो 4 लाख से शुरू हो जाएगा, तो आपको 4 लाख के ऊपर से टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, और लोगों को लगता है कि कुछ केसेस में लॉ काफ़ी अनफेयर है कि अगर आपकी इनकम 1000 रुपये से बढ़ी तो आपका जो टैक्स है वो
तो काफ़ी मोटा बन जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉन सैलरीड लोगों की, तो 12 लाख तक टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सैलरीड क्लास के लिए अगर हम देखें तो 12,75,000 पे नहीं लगता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब इसी एग्जांपल से अगर हम समझें तो 12.75 लाख के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम हो गई 12.76 लाख, तो आपका टैक्स पता है कितना बनेगा? 61,000 रुपीज। तो ये थोड़ा जितनी आमदनी बढ़ी उसके 10 गुना ज्यादा टैक्स बन गया। लेकिन यहाँ पे सरकार आपको एक मार्जिनल रिलीफ देती है। सरकार कहती है कि ये अनफेयर होगा अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी और आपका टैक्स इनकम से भी ज्यादा बढ़ गया, तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है और आपसे उतना ही टैक्स लिया जाता है जितने से आपकी इनकम बढ़ी है, उससे ज्यादा टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप अगर बात करें 12.76 लाख की, तो आपका 61,000 का टैक्स बनता है, जिसमें 60,000 का आपको रिलीफ मिल जाएगा और सिर्फ 1,000 का आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। और यही चीज सरचार्ज में भी अप्लाई करती है। इस पे एक चीज पूछूं, अगर कौन सा मतलब कहाँ ब्रेक थ्रू हो जाता है, जहाँ पे टैक्स और जहाँ आमदनी दोनों एक समान हो जाती है? उसके बाद बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण, क्योंकि एक लेवल के बाद ये जो लैग है ये खत्म हो जाता है। तो इसका मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताती हूँ। नॉन सैलरीड के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है, 12,70,582 पे ये ब्रेक इवन होगा। यानी कि इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सैलरीड के लिए 13,45,582 पे ये ब्रेक इवन हो जाएगा। यानी कि अगेन इसके ऊपर आपको इसकी जरूरत नहीं तो पड़ेगी। इसमें करना क्या होता है? जैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करिए, ऐसा नहीं कि आपको रिफंड मांगना है, कुछ ऐसा नहीं करना। टैक्स आपका कैलकुलेट होगा जितना बनता है, उसमें से आपका ये जो रिलीफ है ये माइनस हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे करते हैं वो कैलकुलेट करके बताता है। आप अगर खुद मैन्युअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो हो सकता है आपको दिखे कि आपका इतना टैक्स बनता है, बट आपको डेफिनेटली चेक करना है कि आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है कि नहीं अपनी रिटर्न भरते टाइम। क्योंकि आप जल्दबाजी में रिटर्न भरें और आपको पता लगे कि आपकी इनकम तो इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं थी जितना ज्यादा आपने टैक्स दे दिया और आप ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट मिस कर गए। तो मार्जिनल रिलीफ को ऐड करने क्या करना होगा? मुझे माइनस करना होगा। यानी कि देखिए आप खुद ही आप कैलकुलेट करके माइनस कर लीजिए, खुद ही करिए, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये चीज सरचार्ज में अप्लाई होती है। आपका अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है, 1 CR से ऊपर है, 2 CR से ऊपर है, आपका सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। उस केस में भी आपकी इनकम जितनी बढ़ती नहीं है उससे ज्यादा आपका सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है, वहां पे भी ये आपको काम आएगा। तो आपको देखना है कि ये बिना मार्जिनल रिलीफ के आपके कितना टैक्स बनता है और मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद कितना बनता है, और बैलेंस ही आपको टैक्स पे करना होगा। तो मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नहीं बताया कि आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा दे कि इतना ही टैक्स बनता है। उन्होंने लॉ में लिख दिया लक्ष्मण, और वो मान के चलते हैं कि सब लोग लॉ पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, शायद टैक्स गुरु भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक इतना ही काफी है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी आमदनी 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है, 5,000 10,000, तो ऐसा नहीं कि पूरे पे आपको टैक्स देना है, आपको देखना होगा मार्जिनल रिलीफ का फायदा आपको लेना होगा। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कहाँ बताया 12 लाख? सैलरीड के लिए 13,45,582। हाँ, और नॉन सैलरीड है तो 12,70,582। हाँ, तो यहाँ तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। यानी टैक्स देनदारी और आपकी बढ़ी हुई आमदनी, 12 लाख से बढ़ी हुई आमदनी, दोनों एक बराबर जहां हो जाती है, वहां से फिर आपको नॉर्मल टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो मार्जिन रिलीफ का फायदा उठाना मत भूलिएगा, वरना फिर आपको टैक्स देनदारी ज़्यादा देनी हो जाएगी और आमदनी आपकी कम होगी। एक सवाल लेते हैं कश्मीर से, रामकृष्ण शर्मा साहब हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। शर्मा साहब नमस्ते। जी नमस्ते जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आप जुड़े हैं। बताया जाए कहाँ मामला फंस रहा है? सर मैंने IR2 फाइल किया था, उसमें मुझे ये लगा था अपना कैपिटल गेन मैंने 20,210 रुपये बना था सर। वो जब पोर्टल पर पे नाउ का क्लिक करके मैंने जमा करवा दिया तो सबमिट हो गया मेरा, लेकिन अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, लेकिन स्टेटस दिखा रहा है कि वो 20,210 जो है वो डिमांड में दिखा रहा है। डिमांड दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने टैक्स तो पे किया हुआ है। आपकी अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, अगर आपने वेरीफाई नहीं की है, आप वेरीफाई अभी मत करिए। अगर वेरीफाई भी कर दिए, आप इसको रीप्रोसेसिंग में डाल दीजिए। जैसे ये रिटर्न रीप्रोसेस होगी CPC से, ये डिमांड हट जाएगी। बाई चांस रीप्रोसेसिंग में भी ये नहीं हटती है तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर दीजिएगा सेक्शन 154 में, वो रिटर्न रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके ऊपर आपको कोई ऐसे नोटिस नहीं आएगा, बिकॉज ये टैक्स आपका पेड है। कोई दिक्कत शर्मा जी? बस सर अभी प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा मुझे, मतलब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है।
रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, टैक्स आपका पेड है। पहले आप रीप्रोसेसिंग ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं। रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम लोग है ना टैक्स गुरु है, आपको बताएंगे आए कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन गौरी बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या GST से, तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।